Assalamualaikum. Hi viewers. I'm Rizwan Chaudhary. Today topic is about aminoglycosides. So last lecture we had discussed about protein synthesis inhibitors that are tetracyclines. So today topic is aminoglycoside. तो अमाइनो ग्लाइकोसाइड को डिस्कस करते हैं। अब हमारे पास जो अमाइनो ग्लाइकोसाइड है इसमें दो अमाइनो ग्रुप्स होते हैं और वो लिंक होते हैं ग्लाइकोसाइड बॉन्ड के थ्रू। ये वाटर सॉल्युबल होते हैं हमारे पास अमाइनोग्लाइकोसाइड्स, ठीक है। इनकी एक्टिविटी होती है जो ग्राम नेगेटिव बेसिलाई होते हैं, ठीक है, उसके अगेंस्ट ये इफेक्टिव होते हैं। उसके अलावा ये जो डिफरेंट बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ट्रीट कर रहे होते हैं, ठीक है। अब वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो किस वजह से होंगे, क्लेप्सिला निमोनिया से, पी एरोजिनोसा की वजह से होंगे, एंटेरोबैक्टर स्पीशी की वजह से डिफरेंट जो इन्फेक्शन होंगे उसकी ट्रीटमेंट के लिए हमारे पास जो अमाइनो ग्लाइकोसाइड ड्रग्स हैं उसका हम यूज करेंगे। उसके बाद हमारे पास जो कुछ ऐसे कुछ अमाइनो ग्लाइकोसाइड जो होते हैं हम कॉम्बिनेशन में देते हैं बीटा लैक्टेम के साथ, ताकि सर्टेन जो हमारे पास इंटेरोकोकल जो इन्फेक्शन हो जाते हैं ऑर्गेनिज्म की वजह से, ठीक है, उसको ट्रीटमेंट करने के लिए। अब इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की अगर हम बात करें तो हमारे पास क्या होता है कि जब आप वो अमाइनो ग्लाइकोसाइड यूज करेंगे, ठीक है, तो ये क्या करेगी कि सेल मेम्ब्रेन जो होगी उसको क्रॉस करेगी एक्वल जो एक्वस चेन पोरन चैनल्स होते हैं, ठीक है, कि एक सेल मेम्ब्रेन जो होती है इस तरह, ठीक है, उसमें क्या होते हैं पोरन चैनल्स होते हैं, एक्वस्पोरिन चैनल्स होते हैं ये सेल मेम्ब्रेन में, ठीक है। तो ड्रग आएगी हमारे पास तो इन पोरन चैनल को क्रॉस करेगी। जब पोरन चैनल को क्रॉस करेगी साइटोप्लाज्म में आ जाएगी, ठीक है, पेरिप्लाज्मिक स्पेस में एंटर होगी, मींस साइटोप्लाज्म में। अब किसके थ्रू ये पोरन चैनल, अब या तो डिफिजन होगी या एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो बेसिकली यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीजन डिपेंडेंट ट्रांसपोर्टर लगे होते हैं, ठीक है। अब ऑक्सीजन डिपेंडेंट ट्रांसपोर्टर क्या करेंगे, ड्रग को क्या करेंगे, पेरिप्लाज्मिक स्पेस में लेके आएंगे, मींस साइटोप्लाज्म में लेके आएंगे आउटसाइड दिस साइड, ठीक है। जब वो साइटोप्लाज्म में ये इंटर हुए तो देन वही सेम प्रोसेस जो हमने पढ़ा था टेट्रासाइक्लिन की, आके ये 30 सब यूनिट के साथ बाइंड हो जाएंगे, ठीक है। 30 सब यूनिट के साथ बाइंड करेंगे तो तीन मैकेनिज्म परफॉर्म करेंगे। पहला ये करेंगे, इनिशिएशन जो है वो प्रोटीन सिंथेसिस को उसको इनहिबिट कर देंगे, सही है, पहली बात। दूसरी क्या करेंगे, मिस कोडिंग करेंगे, किसके साथ, जो मैसेंजर आरएनए के साथ, कि वो कोडिंग हो रही थी और वो आगे प्रोटीन की सिंथेसिस कर रहा था, उसके साथ क्या करेंगे, मिस कोडिंग करेंगे। तीसरा क्या होगा, जो इनकरेक्ट अमाइनो एसिड होगा उसको ऐड कर लेंगे, ठीक है, कि अमाइनो एसिड का जो सीक्वेंस होगा उसको बिल्कुल वो चेंज कर देंगे, इनकरेक्ट अमाइनो एसिड को ऐड कर देंगे, ठीक है। तो इसमें फिर ये होगा कि जब ये तीनों कंबाइन हो जाएंगे, कि इनिशिएशन जो थी उसको इनहिबिट किया उन्होंने प्रोटीन सिंथेसिस की, मिस कोडिंग कर दी मैसेंजर आरएनए की जो प्रोटीन सिंथेसिस को सिंथेसाइज कर रहा था। तीसरा एडिशन जो थी, इन्होंने इनकरेक्ट अमाइनो एसिड की जब एडिशन की, तो ये जब तीनों मिलेंगे तो क्या होगा, प्रोटीन सिंथेसिस जो वो सिंथेसाइज हो रही थी वो इनहिबिट हो जाएगी। जब प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिट होगी तो बैक्टीरियल साइडल एक्टिविटी होगी, ठीक है, मींस के बैक्टीरिया की क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। तो इस तरह जो हमारे पास वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाएगा, ठीक है, वो एरेडिकेट हो जाएगा। अब मैं इसको डायग्रामेटिकली आपको समझाता हूँ कि कैसे हमारे पास इसका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होगा वो परफॉर्म होगा। तो इसको डायग्रामेटिकली देखते हैं। अच्छा, अमाइनो ग्लाइकोसाइड के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को हम डिस्कस कर रहे थे, ठीक है। तो अमाइनो ग्लाइकोसाइड के इसके जो मैकेनिज्म है, ठीक है। अब सबसे पहले क्या है कि ये 30 सब यूनिट है, 50 सब यूनिट है, ठीक है। अब जैसे ही हमारे पास जो ड्रग है वो उसने सेल मेम्ब्रेन जो थी उसको क्रॉस किया पोरन चैनल के थ्रू, ठीक है, और वो उसमें या तो डिफिन के थ्रू या एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट पंप थे, उसने क्या किया, वो ड्रग को पेरिप्लाज्मिक स्पेस में लेके आए और उसके बाद क्या होगा, वो 30 सब यूनिट के साथ बाइंड होगी। अब देखिए वही पी साइट है, ए साइट है, ठीक है। टेट्रासाइक्लिन में क्या था कि वो ए साइट के साथ बाइंड हो रही थी। यहाँ पे क्या होगा, जो अमाइनो ग्लाइकोसाइड है वो पी साइट के साथ आके बाइंड हो जाएंगे। जब बाइंड हो गए तो इनहिबिशन कर देंगे, किसकी, जो इनिशिएशन हो रही थी प्रोटीन सिंथेसिस की, उसको इनहिबिट कर दिया उन्होंने।
दूसरा क्या करेंगे कि मिस कोडिंग ऑफ मैसेंजर आरएनए, मैसेंजर आरएनए की क्या कर देंगे, मिस कोडिंग कर देंगे, ठीक है, कि वो जो कोडिंग हो रही होगी उसमें क्या कर देंगे, मिसिंग कर देंगे। तीसरा क्या होगा, एडिशन ऑफ इनकरेक्ट अमाइनो एसिड, जो अमाइनो एसिड में करेक्शन जो थी उसमें क्या हो जाएगी, इनकरेक्शन आ जाएगी, ठीक है, वो इनकरेक्ट अमाइनो एसिड को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो ये था इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। नेक्स्ट देखते हैं इसके। अच्छा, फिर नेक्स्ट डिस्कस करते हैं इसका जो मैकेनिज्म ऑफ रेजिस्टेंस है। तो मैकेनिज्म ऑफ रेजिस्टेंस में तीन चीजें आ जाती है। सबसे पहले फ्लक्स पंप, पहले डिस्कस कर चुका हूँ, प्लाज्मोड म्यूटेशन और डिक्रीज ड्रग कंसंट्रेशन। अब फ्लक्स पंप में हमारे पास क्या होता है कि फ्लक्स पंप क्या करते हैं कि ड्रग को एक्सपेल कर देते हैं। जब एक्सपेल करेंगे तो हमारे पास क्या होगा कि वो जो रिक्वायर्ड कंसंट्रेशन थी उसकी वो डिक्रीज हो जाएगी, प्लाज्मा लेवल वो अचीव नहीं करेगी, तो रिक्वायर्ड थेरेपेटिक इफेक्ट नहीं देगा, और इस तरह क्या होगा, रेजिस्टेंस डेवलप हो जाएगी, ठीक है। प्लाज्मिड म्यूटेशन, अब प्लाज्मिड में जब म्यूटेशंस आएंगी, ठीक है, तो क्या होगा, हमारे पास उसकी जो थेरेपेटिक एक्टिविटी होगी, ठीक है, कि बैक्टीरिया की जो उसकी प्रोटीन सिंथेसिस कर रहे थे वो बैक्टीरियल प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट नहीं कर पाएंगे, तो इस तरह बैक्टीरियल की डेथ नहीं होगी और साथ में रेजिस्टेंस भी डेवलप हो जाएगी, डिक्रीज ड्रग कंसंट्रेशन। जाहिर बात है, जब ड्रग की कंसंट्रेशन ही डिक्रीज हो जाएगी, रिक्वायर्ड थेरेपेटिक लेवल अचीव नहीं कर पाएगी, जब वो थेरेपेटिक इफेक्ट अचीव नहीं करेगी, तो हमारे पास क्या होगा, उसमें ऑटोमेटिकली रेजिस्टेंस डेवलप हो जाएगी। अब नेक्स्ट है हमारे पास इसकी, अगर हम ड्रग्स की बात करें तो ड्रग्स आ जाती है, अमीकासीन है, ठीक है, जेंटामाइसिन है, टोब्रामाइसिन और नियोमाइसिन। अब जो जेंटामाइसिन है इसको लिमिटेड यूज है इसका, बिकॉज क्योंकि नैरो थेरेपेटिक इंडेक्स होता है, ठीक है, कि जो इसकी थेरेपेटिक और टॉक्सिक डोज के दरमियान जो डिफरेंस होता है वो बहुत ही कम होता है, मींस डोज बहुत ही स्मॉल होती है, इस वजह से क्या है कि इसका यूज लिमिटेड है। फार्माकोकाइनेटिक्स की अगर हम बात करें तो इसको हम क्या करते हैं कि आईवी एडमिनिस्टर करते हैं जितनी भी ये ड्रग्स हैं, एक्सेप्ट नियोमाइसिन। अब नियोमाइसिन को अगर आप आईवी यूज करेंगे तो वो सीवियर क्या करेगी, नेफ्रोटॉक्सिसिटी कॉज करेगी, ठीक है। इस वजह से हम क्या करते हैं, या तो ओरली यूज करेंगे या टॉपिकली इसको यूज करते हैं। बाकी ये जो हमारे पास है इसको हम क्या करते हैं, आईवी के थ्रू यूज करते हैं, क्योंकि इनकी अब्जॉर्प्शन जो होती है वो इफेक्टेड होती है। फिर ये है कि अगर हम इसकी मेटाबॉलिज्म की बात करें, अब चूंकि डिस्ट्रीब्यूशन की अगर बात करें तो ये बॉडी फ्लूइड्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होती, सीएसएफ में, ठीक है। इसके अलावा जो मेटाबॉलिज्म है इनकी लिवर के थ्रू होगी, और इसकी एक्सक्रीशन जो होगी वो किडनी के थ्रू। तो वही बात आ जाती है कि किडनी कंप्रोमाइज पेशेंट जो होगा उसने क्या करना है, उस डोज एडजस्टमेंट की जरूरत होगी, या फिर इसके जो अल्टरनेट ड्रग्स होगी वो लेना होगी, ताकि हमारे पास जो टॉक्सिसिटी के चांसेस हों उसको मिनिमाइज किया जाए, और जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है, ठीक है, उसके अगेंस्ट क्या हो, वो इफेक्ट परफॉर्म करे, रिक्वायर्ड एक्शन दे हमें। अच्छा, एडवर्स इफेक्ट की अगर हम बात करें तो चार पांच एडवर्स इफेक्ट है इसकी। ऑटोटॉक्सिसिटी है, नेफ्रोटॉक्सिसिटी है, न्यूरोमस्कुलर पैरालिसिस है, और एलर्जिक रिएक्शंस है। अब जो ऑटोटॉक्सिसिटी है, ठीक है, कि इसमें क्या होता है कि डिफनेस वगैरह होगी, ये एयर में उसमें होगी कि पेरिलिम्फ होती है, ठीक है, एंडोलिम्फ होती है, ये इनर ईयर में वो कॉज करती है, ठीक है, डिफनेस के रिलेटेड। नेफ्रोटॉक्सिसिटी में क्या होगा कि हमने पढ़ा था कि नियोमाइसिन को अगर आप आईवी यूज कर रहे हैं तो वो सीवियर नेफ्रोटॉक्सिसिटी कॉज करेगी, या फिर अगर हमारे पास ड्रग्स कुछ ऐसी होती हैं जिनकी एक्सक्रीशन किडनी के थ्रू हो रही है, तो ऐसे पेशेंट में क्या होता है कि नेफ्रोटॉक्सिसिटी के चांसेस होते हैं, और उनमें आपने डोज एडजस्टमेंट करनी होती है। उसके बाद न्यूरोमस्कुलर पैरालिसिस, तो ये मसल्स की पैरालिसिस काज करता है। कैसे कि अगर आप एक पेशेंट है जो अमाइनो ग्लाइकोसाइड यूज कर रहा है और प्लस साथ में न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग यूज कर रहा है, तो ये क्या करेगी, मसल की पैरालिसिस कर देगी। तो ऐसे में क्या करना है, आपने प्रिकॉशंस लेनी है, न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट यूज नहीं करना। और इसकी ब्लॉकिंग को आपने अगर पैरालिसिस को अगर होगी है, ठीक है, अगर रिवर्स करना है तो उसके लिए कैल्शियम ग्लूकोनेट या नियोस्टिगमीन आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। कैल्शियम ग्लूकोनेट या फिर कैल्शियम ग्लूकोनेट या फिर नियोस्टिगमीन, ये इसके क्या है, एंटीडोट है। उसके बाद एलर्जिक रिएक्शन, तो इसकी वजह से हमारे पास अमाइनोग्लाइकोसाइड की वजह से एलर्जिक रिएक्शन भी हो सकता है, स्पेशली हमारे पास कंटैक्ट डर्मेटाइटिस।
तो दिस इज ऑल अबाउट अमाइनोग्लाइकोसाइड। नेक्स्ट टॉपिक इज मैक्रोलाइट्स। अच्छा, जो नेक्स्ट हमारे पास इसका टॉपिक था मैक्रोलाइट्स एंड कीटोलाइट्स, ठीक है। ये प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर में आता है हमारे पास। इंटरमीडिएट स्पेक्ट्रम जो है, ठीक है। पहले हमने पढ़ा कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम होता है, उसमें क्लोराम्फेनिकोल है और टेट्रासाइक्लिन है, ठीक है। उसके बाद जो है ब्रॉड इसमें इंटरमीडिएट है, दैट आर मैक्रोलाइट्स। अब मैक्रोलाइट क्योंकि इसमें मैक्रोलिटिक लैक्टोन रिंग होती है, उसमें डीऑक्सीराइबोज शुगर होती है, ठीक है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता है कि टेट्रासाइक्लिन का और जो अमाइनोग्लाइकोसाइड है उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन मैंने आपसे डिस्कस किया है कि वो 30s राइबोसोमल सब यूनिट के साथ बाइंड हो रहे थे, जबकि जो मैक्रोलाइड्स होंगे और कीटोलाइड ये 50s राइबोसोमल सब यूनिट के साथ बाइंड होंगे। जब 50s राइबोसोमल सब यूनिट के साथ बाइंड होंगे तो ये जो ट्रांसलोकेशन हो रही है, ट्रांसलोकेशन मीन ट्रांसफर। अब ये जो ट्रांसफर हो रहा है फ्रॉम ए टू पी साइड, इसको क्या कर देंगे, इसको इंटरफेयर करेंगे, पहली बात होगी। दूसरी बात क्या है कि बाई जब इसको इसको क्या करेंगे, ट्रांसलोकेशन को इंटरफेयर करेंगे ए साइड से पी साइड, तो क्या होगा, बाय दिस अब ये जो ए साइट है ये अवेलेबल नहीं होगी नेक्स्ट अमीनो एसिड के लिए, ठीक है। जो ट्रांसफर आरएनए को लेके जा रहा था, मैसेज लेके जा रहा था, इस तरह क्या होगा, प्रोटीन सिंथेसिस स्टॉप हो जाएगी और बैक्टीरियल की डेथ हो जाएगी, ठीक है। दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ मैक्रोलाइड, टू स्टेप मैकेनिज्म। अब ये डायग्राम में देखिए 30s सब यूनिट है और ये 50s सब यूनिट है। अब ये हमारे पास क्या है कि अमीनो एसिड ट्रांसफर आरएनए है, ठीक है। ये हमारे पास मैसेंजर आरएनए का टेम्पलेट है, और जो ए पी साइट और ए साइट, अब ये जो ए साइट है हमारे पास ये एक्सेप्टर साइट है और पी साइट पेप्टाइडल साइट है, ठीक है। अब ये हमारे पास क्या है कि ये पेप्टाइड चेन है, ठीक है, और ये ट्रांसफर आरएनए। अब जैसे जो एरिथ्रोमाइसिन होती है इन दोनों साइड के दरमियान में आके अटैच होती है, बेसिकली इसने बाइंड होना होता है पी साइड के साथ, दोनों के साथ क्या होता है, इंटरमीडिएट दोनों के साथ लिंक हुई होती है सेंटर में। जब यहाँ पे आके अटैच होगी तो ये जो हमारे पास ये जो पेप्टाइड चेन है, ठीक है, ये क्या हो रही होती है, ट्रांसलोकेट हो रही होती है। तो जब ट्रांसलोकेट होगी इस तरह मूव करेगी तो यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे जब आएगी तो नॉर्मली क्या होता है हमारे पास, ये जो अमीनो एसिड ट्रांसफर ने इसके साथ बाइंड करते हैं और पेप्टाइड चेन की एलोंगेशन करते हैं, इस तरह हमारे पास क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस होती है। जब हम क्या करेंगे, एरिथ्रोमाइसिन देंगे तो यहाँ पे आके ये बाइंड होगी, ट्रांसलोकेट हो जाएगी, दोनों के दरमियान लिंक हो जाएगी। अब ये जो पेप्टाइड चेन है इसकी ट्रांसलोकेशन नहीं होगी ए साइड से बी साइड तक, ठीक है। जब ट्रांसलोकेशन नहीं होगी हमारे पास तो ये जो ट्रांसफर आरएनए है ये यहाँ पे इसके साथ बाइंड नहीं हो पाएगा। जब बाइंड नहीं होगा तो हमारे पास प्रोटीन की सिंथेसिस जो होगी वो स्टॉप हो जाएगी। इस तरह क्या हो जाएगा कि एज अ रिजल्ट बैक्टीरिया की डेथ हो जाएगी। तो बैक्टीरिया की जब डेथ हो जाएगी तो जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा वो क्या हो जाएगा, वो एरेडिकेट हो जाएगा। तो इसकी जो हम अगर लो डोज यूज करें तो बैक्टीरियोस्टैटिक्स होते हैं, ठीक है। अगर हाई डोज यूज करें तो बैक्टीरियोसाइड, बैक्टीरियोसाइड मींस के बैक्टीरिया की जो ग्रोथ होगी उसको बैक्टीरिया को किल कर देते हैं। बैक्टीरियोस्टैटिक्स मींस उसकी ग्रोथ को इनहिबिट करेंगे। अच्छा, ड्रग की हम बात कर रहे थे, डिस्कस कर रहे थे, तो मैक्रोलाइड में हमारे पास 4 ड्रग्स आ जाती हैं। एरिथ्रोमाइसिन है, कैलिथ्रोमाइसिन है, ठीक है, एजिथ्रोमाइसिन है, रॉक्सीथ्रोमाइसिन है। और कीटोलाइड में हमारे पास आ जाती है टेलिथ्रोमाइसिन, एक ही ड्रग्स आती है, ठीक है। फिर जो ये मैक्रोलाइड है ये इफेक्टिव होते हैं जो डिफरेंट बैक्टीरियल स्पीशीज होती है। ग्राम पॉजिटिव कोकाई भी आते हैं, ग्राम नेगेटिव भी आती है, स्पीशी आती है। इंटेरोकोकस है, एच इन्फ्लुएंजा है, क्लेमाइडिया है, ठीक है, मोरक्जिला है, स्ट्रेप्टोकोकाई, स्टेफिलोकोकाई, एच पाइलोरी, हेलिकोबैक्टर। तो इन ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट ये क्या होती है, इफेक्टिव होती है। अब एरिथ्रोमाइसिन जो कि इफेक्टिव होती है अगेंस्ट रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, इंटेरोकोकस, और फर्स्ट चॉइस ऑफ ड्रग है किसके लिए, ऐसे स्ट्रेन के लिए, ऐसे माइक्रोब्स के लिए जो क्या कर रहे हैं, पेनिसिलिन को रेजिस्ट कर रहे थे, ठीक है। पेनिसिलिन के अगेंस्ट क्या, पेनिसिलिन जी के अगेंस्ट रेजिस्टेंस डेवलप कर लेते हैं, उसके लिए हम फर्स्ट चॉइस ऑफ ड्रग एरिथ्रोमाइसिन।
क्लिथ्रोमाइसिन जो है ये एरिथ्रोमाइसिन की तरह ही है, चूंकि डेरिवेटिव है, सेमी सिंथेटिक है, और ये क्लिथ्रोमाइसिन से ही डेरिवेट हुई है ये और एजिथ्रोमाइसिन, और इसको हम एच इन्फ्लुएंजा के अगेंस्ट यूज करते हैं। अब एजिथ्रोमाइसिन जो है ये मोर इफेक्टिव नहीं होती है स्टेफिलोकोकाई और स्ट्रेप्टोकोकाई के लिए, लेकिन रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन के लिए क्या होती है, मोर इफेक्टिव होती है। ठीक है, तो ये थी इनकी। अब जो हमारे पास एजिथ्रोमाइसिन है, ठीक है, 250 में भी आती है और 500 में भी आती है, और इसकी जो हमारे पास हाफ लाइफ है 14 आवर्स होती है। ठीक है, तो ये डिपेंड करते हैं डोज पे, इसको हम ओडी में भी प्रिस्क्राइब करते हैं और बीडी में भी, डिपेंड करेगी। ठीक है, कि कितनी सफियर टाइप का इन्फेक्शन है या माइनर इन्फेक्शन है। अगर माइनर है तो फिर ओडी में ही देते हैं, लेकिन सफियर इन्फेक्शन है तो बीडी में देंगे इसको। तो ये थे इसकी हमारे पास जो जो ड्रग्स आ रही है। अब अगर हम इसकी डिस्कस करें, अगर बात करें मैकेनिज्म ऑफ रेजिस्टेंस, तो मैकेनिज्म ऑफ रेजिस्टेंस भी इसके मैकेनिज्म भी हमारे पास 3-4 होते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से पहला तो है फ्लक्स पंप होगा, उसके बाद क्या होगा कि उसकी ड्रग की कंसंट्रेशन, ड्रग उसके साथ बाइंड नहीं होगी, एंजाइम की इनएक्टिवेशन हो जाएगी। ठीक है, इसके अलावा प्लाज्मा में म्यूटेशन आ सकती है। तो ये इसके क्या है कि हमारे पास मैकेनिज्म ऑफ रेजिस्टेंस है। मैकेनिज्म ऑफ रेजिस्टेंस की अगर हम बात करें तो सबसे पहले इसमें इफ्लक्स पंप होते हैं। ठीक है, दूसरा है कि ड्रग की एबिलिटी डिक्रीज हो जाती है अपने रिसेप्टर के साथ बाइंड होने की। ठीक है, उसके अलावा 50F राइबोसोम के साथ उसकी जो एफिनिटी होगी बाइंड होने की, मिथाइलेशन ऑफ गावानिन की वजह से वो डिक्रीज हो जाएगी। प्लाज्मा टू एरिथ्रोमाइसिन और ये इसकी प्रेजेंस भी वो उस पे इफेक्ट पड़ेगी। तो फ्लक्स पंप हमने पढ़ा था कि वो क्या कर देंगे कि ड्रग की जो कंसंट्रेशन होगी वो एक्सपेल कर देंगे, रिक्वायर्ड कंसंट्रेशन वो टारगेट टिश्यू तक नहीं होगी, प्लाज्मा लेवल को अचीव नहीं कर पाएगी। तो एक तो थेरेपेटिक इफेक्ट अचीव नहीं होगा, दूसरा हमारे पास क्या होगा, रेजिस्टेंस डेवलप हो जाएगी। दूसरा है कि जो ड्रग की एबिलिटी है वो डिक्रीज हो जाती है, अपने उसके रिसेप्टर के साथ बाइंड नहीं कर पाती प्रॉपर, तो रिक्वायर्ड इफेक्ट नहीं देती, रेजिस्टेंस डेवलप हो जाती है। तीसरा है कि वो 50S राइबोसोमल सब यूनिट के साथ बाइंड होने की जो एफिनिटी होगी वो डिक्रीज हो जाएगी। तो वो डिक्रीज किस वजह से होगी, क्योंकि ग्वानिन की मिथाइलेशन होगी है ट्रांसफर आरएनए के साथ। सही है। चौथा है फिर प्रेजेंस ऑफ प्लाज्मिड टू एरिथ्रोमाइसिन ऑलिएट के प्लाज्मिड में वहां पे कुछ मॉडिफिकेशन आ सकती है, उस वजह से क्या हो सकता है, ऑलिएट फॉर्म बन सकती है, रेजिस्टेंस डेवलप हो सकती है। उसके बाद अगर हम इसके फार्माकोकाइनेटिक्स को देखें तो फूड जो है इसकी एब्जॉर्प्शन पे इफेक्ट कर सकता है, जो मैक्रोलाइड्स है, एक्सेप्ट क्लिथ्रोमाइसिन, क्योंकि क्लिथ्रोमाइसिन का कुछ एज अच्छे इफेक्ट नहीं होता कि फूड इसकी एब्जॉर्प्शन को डिक्रीज नहीं कर सकता। हाँ, मे भी इंक्रीज हो सकता है लेकिन डिक्रीज नहीं करेगा। बाकी जो एरिथ्रोमाइसिन है, एरिथ्रोमाइसिन या तो 30 मिनट बिफोर मील लेंगे या 30 मिनट आफ्टर मील लेंगे, ताकि फूड के साथ इसका एब्जॉर्प्शन के इफेक्ट ना हो। सही है। उसके बाद क्या है कि ये हमारे पास क्या होते हैं, इसमें इंजेक्टेबल फॉर्म में भी अवेलेबल होती है, आईवी इन्फ्यूजन वगैरह में। डिस्ट्रीब्यूशन की अगर हम बात करें तो ये बॉडी टिश्यू में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, लेकिन ब्लड ब्रेन बैरियर और सीएसएफ को क्रॉस नहीं कर सकती। मेटाबॉलिज्म एरिथ्रोमाइसिन और क्लिथ्रोमाइसिन की लिवर में होती है, और ये एक्सक्रीट होती है यूरिन और किडनी के थ्रू। और इसी तरह जो चूंकि लिवर की हेपेटोटॉक्सिसिटी काज करेंगी, ऐसे पेशेंट जो लिवर कंप्रोमाइज्ड है उनमें क्या होता है कि डोज एडजस्ट करके आपको देनी चाहिए, उसकी पेशेंट की कंप्लाइंस भी देखनी है। ठीक है, ये होगी मेटाबॉलिज्म एक्सक्रीशन। देन इसके हम देखते हैं थेरेपेटिक यूजेस और एडवर्स इफेक्ट। एडवर्स इफेक्ट में हमारे पास डिफरेंट के एडवर्स इफेक्ट आ जाते हैं। ठीक है, जीआईटी डिस्ट्रेस काज करेगी, इसमें नाजिया, वोमिटिंग, एनोरेक्सिया होगा। ठीक है, हाई डोज अगर आप यूज कर रहे हैं तो स्मूथ मसल कंट्रैक्शन होगी, फिर वो क्या करेगी, मूवमेंट करेगी उसकी जो फूड होगी इनटू डूनम में। सही है। उसके अलावा कोलेस्ट्रिक जेंडस काज करेगी, क्योंकि जब आप इसकी डोज को इंक्रीज करेंगे या जो किडनी का लिवर कंप्रोमाइज पेशेंट होगा, ठीक है, उसमें फिर मेटाबॉलिज्म नहीं होगा तो क्या होगा, उसमें ये ड्रॉबैक होगा, टॉक्सिसिटी होगी, कोलेस्टिक जेंडिस काज में। उसके अलावा प्रोलॉन्ग क्यूटी इंटरवल। ठीक है, अब क्या होगा, इसमें क्यूटी इंटरवल प्रोलॉन्ग हो जाएगा। क्यूटी इंटरवल जब प्रोलॉन्ग होगा हमारे पास, क्योंकि अरिथमिया वाले पेशेंट, तो ऐसे पेशेंट जो अरिथमिक ड्रग ले रहे होते हैं उनमें आपने क्या करना है, ये इसको अवॉइड करना है। ये PQRST ये नॉर्मल वेव है ईसीजी। अब जब ये आप हमारे पास क्या होगा,
ठीक है। अब देखें क्यू वेव जो है वो क्यू वेव इंक्रीज हो गई है, ठीक है। पी क्यू आर एस और टी, देखें क्यू टी इंटरवल क्या हो गया, क्यू भी प्रोलॉन्ग टी भी प्रोलॉन्ग। तो ये होगा कि क्यू टी इंटरवल को प्रोलॉन्ग कर देंगी जब ये इक्युमुलेट हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसे पेशेंट जो अरिथमिया वाले पेशेंट होंगे आपने उनमें ये प्रिस्क्राइब नहीं करनी है, ठीक है। और हेपेटोटॉक्सिसिटी काज करेगी, वही कि जिनका लिवर कंप्रोमाइज्ड होगा तो उनमें क्या करना है, डोज एडजस्टमेंट करनी है, नहीं तो वो टॉक्सिसिटी काज करेगी लिवर की। कंट्रा इंडिकेशन में ये है कि कंट्रा इंडिकेटेड होगी हेपेटिक पेशेंट में, ठीक है, जिनका जो लिवर है कंप्रोमाइज्ड है, तो उसमें आपने क्या करना है, उसको या तो डोज एडजस्ट करनी है या अल्टरनेट ड्रग यूज करनी है। उसके बाद ड्रग ड्रग इंटरेक्शन, तो ड्रग ड्रग इंटरेक्शन में ये है कि जो एरिथ्रोमाइसिन, क्लिथ्रोमाइसिन और एजिथ्रोमाइसिन है, ये डिफरेंट टाइप्स की जो ड्रग्स होती हैं उसकी मेटाबॉलिज्म को डिक्रीज करती है। कैसे, जो साइटोक्रोम P450 एंजाइम होता है उसको इनहिबिट कर देती है। जब इनहिबिट करते हैं तो वो एंजाइम ड्रग की मेटाबॉलिज्म करवा रहा है। तो हमारे पास स्टैटिन, थियोफाइलिन, कार्बाजिपिपान और वारफरीन की मेटाबॉलिज्म डिक्रीज हो जाएगी। और में प्लाज्मा इन क्या होगा कि जो प्लाज्मा की कंसंट्रेशन है इन ड्रग में की, जो प्लाज्मा में कंसंट्रेशन होगी वो इंक्रीज होगी, तो ऑटोमेटिकली क्या होगी, जो एडवर्स इफेक्ट होंगे और टॉक्सिसिटी टॉक्सिक रिएक्शंस होंगे वो इंक्रीज हो जाएंगी। अब नेक्स्ट हम लास्ट पे इसके थेरेपेटिक यूजेस को डिस्कस कर लेते हैं। थेरेप्यूटिक यूजेस मैंने पहले भी आपसे डिस्कस कर लिए थे, ठीक है। जो एरिथ्रोमाइसिन है इसको हम ऐसे पेशेंट में यूज करते हैं जिन जो क्या होंगे कि पेनिसिलिन या बीटा लैक्टेम एंटीबायोटिक से उनको एलर्जी हो रही हो, ठीक है, स्पेशली जो पेनिसिलिन जी है, ठीक है। अगर पेनिसिलिन जी से उनको एलर्जी हो रही है तो हम क्या करेंगे, एरिथ्रोमाइसिन यूज करेंगे फर्स्ट चॉइस ऑफ। क्लिथ्रोमाइसिन ये इफेक्टिव होती है एच इन्फ्लुएंजा के अगेंस्ट, ठीक है, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो इन्फेक्शन होता है। और एजिथ्रोमाइसिन ये इफेक्टिव होती है जो इंटेरोकोकस होता है, एच इन्फ्लुएंजा है, मोरक्जिला स्पीशी है, स्ट्रेप्टोकोकस है, ठीक है। और डिफरेंट जो हमारे पास ये आ जाते हैं स्ट्रेन्स वगैरह आ जाते हैं बैक्टीरिया को, ठीक है। तो ये था, दिस इज ऑल अबाउट मैक्रोलाइट्स। इफ एनीवन हैव एनी सिंगल क्वेश्चन यू कैन ask in the comment box. I will go through it. Thank you very much.